कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत एलियन ग्रह से, जहां लोग मोतियों से ऊर्जा बनाकर सुकून से जी रहे होते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, तभी अचानक अंतरिक्ष में चल रही एक भीषण जंग का असर सीधे उनके आसमान पर दिखाई देता है। कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो जाते हैं और पूरा ग्रह तबाही की कगार पर पहुंच जाता है। मरने से ठीक पहले उनकी प्रिंसेस अपनी रहस्यमयी आत्मिक शक्ति ब्रह्मांड में भेज देती है और वही शक्ति एक इंसानी मेजर के भीतर जाकर छिप जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं कि अब वो एक खत्म हो चुकी सभ्यता की आखिरी उम्मीद बन चुका है और उसी पल से सब कुछ बेकाबू होने लगता है। ये कहानी है एलियन प्रिंसेस लिहोमिना की, जिसकी खूबसूरती और अंदाज किसी सुपर मॉडल से कम नहीं। सुबह आंख खुलते ही वो सबसे पहले खास मोतियों से अपना चेहरा साफ करती है। ये आम मोती नहीं, रंग बदलने वाले एनर्जी पर्ल्स हैं। जैसे ही वो उन्हें चेहरे पर फेरती है, उसकी स्किन ऐसी चमकने लगती है जैसे अंदर से रोशनी जल गई हो। सब कुछ हो रहा है म्यूल स्टार नाम के एक शांत और बेहद सुंदर ग्रह पर, जहां नीला आसमान, सफेद रेत और बिल्कुल साफ पानी दूर तक फैला है। हल्की समुद्री हवा चले तो दिमाग तक ठंडा हो जाए। यहाँ के लोग सीधे साधे और शांत हैं। उनका ज्यादातर वक्त समंदर किनारे मोती इकट्ठा करने में बीता है, लेकिन इन मोतियों की ताकत मामूली नहीं है। हर एक में 2000 लाख टन न्यूक्लियर बम जितनी एनर्जी छिपी है। फिर भी वे लोग इस ताकत को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करते। वो बस इतना जानते हैं कि इन मोतियों को उनके खास जीव टोंगजिंग बीस्ट, जिसे म्यूल कन्वर्टर भी कहते हैं, के साथ मिलाया जाए तो कमाल हो सकता है। महल से रानी अलोई बाहर आती है और सबसे ताकतवर मोती चुनती है, जिसे हेवन किंग पर्ल कहा जाता है। प्रिंसेस लिहोमिना उस पर्ल को टोंगजिंग बीस्ट के मुंह में डालती है। जीव का शरीर हल्का सा कांपता है और अगले ही पल एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आता है। एक ही पर्ल से कई सारे हेवन किंग पर्ल्स बनकर पवित्र तालाब में गिरने लगते हैं। उस तालाब से उठती शुद्ध एनर्जी पूरे ग्रह में फैल जाती है, जैसे पूरी दुनिया एक साथ चार्ज हो गई हो। प्रिंसेस अभी इस सुकून को महसूस कर ही रही होती है कि अचानक आसमान से तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। चमकती रोशनी और अजीब हरकतें ऊपर दिखाई देने लगती हैं। म्यूल स्टार के लोग समझ नहीं पाते कि मामला क्या है। तभी एक विशाल स्पेसशिप जलता हुआ आसमान से गिरता है और उनके ग्रह से टकरा जाता है। साफ है कि अंतरिक्ष में दो ताकतों के बीच खतरनाक जंग चल रही थी और उसका असर अब यहाँ तक आ पहुंचा है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं और सम्राट हबन लिमाई तुरंत आदेश देते हैं कि सब लोग सुरक्षित जगह की ओर भागें। प्रिंसेस लिहोमिना अपने पिता की तरफ दौड़ती है और टोंगजिंग बीस्ट को एक कोने में डर से कांपता छोड़ देती है। तभी दूर अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा स्टार लेवल वॉरशिप सीधा म्यूल स्टार से टकरा जाता है और जोरदार धमाके के साथ एक भयानक शॉकवेव 100 मीटर ऊंची सुनामी की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगती है। सम्राट हबन लिमाई तुरंत चिल्लाकर सबको टूटे हुए स्पेसशिप के मलबे के अंदर छिपने को कहते हैं। लोग जान बचाने के लिए भागते हुए अंदर घुसते हैं। दरवाजा बंद किया जाता है, लेकिन उसी पल उसका हैंडल टूट जाता है और बस कुछ सेकंड की देरी से पहुंची प्रिंसेस बाहर ही रह जाती है। वो रोते हुए अपने पिता से दरवाजा खोलने की गुहार लगाती है। अंदर खड़े सम्राट सब देख रहे होते हैं, मगर हालात ऐसे हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते और अपनी बेटी को सामने खड़े खतरे में घिरते देखते रह जाते हैं। शॉक वेव टकराने से ठीक पहले प्रिंसेस एक आखिरी कदम उठाती है और अपनी पूरी सोल एनर्जी बाहर छोड़ देती है। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल जाता है और उसकी ताकत पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। वो ऊर्जा अनगिनत तारों के पार अपने सोल गार्जियन को ढूंढने निकलती है और आखिरकार एक इंसान को चुन लेती है, जिसका नाम है मेजर रयान, जिसे वेलेरियन भी कहा जाता है। उधर अंतरिक्ष में जंग और तेज हो जाती है और एक पक्ष एंटी मैटर हथियार चालू कर देता है। उसका असर इतना खतरनाक होता है कि म्यूल स्टार पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और अंधेरे अंतरिक्ष में राख बनकर बिखर जाता है। लेकिन जो लोग स्पेसशिप के मलबे में छिपे थे वो किसी तरह बच जाते हैं। अब वही बचे हुए म्यूल वासी उस क्रैश हुए जहाज के अंदर मिली इंसानी टेक्नोलॉजी को समझने में लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत समझदार प्रजाति है और यहीं से उनका असली सफर शुरू होता है। थोड़े समय में वो स्पेसशिप का डेटा डिकोड कर लेते हैं और अपने आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी सभ्यताएं हैं और उनके ग्रह पर हुआ हमला दरअसल इंसानों और एक दूसरी ताकतवर सभ्यता के बीच चल रही इंटरस्टेलर वॉर का नतीजा था। बाद में एक रेस्क्यू शिप उन्हें वहां से लेकर अल्फा स्पेस स्टेशन पहुंचाती है, जिसे सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स भी कहा जाता है और अब उनकी जिंदगी एक नई जगह पर नए मोड़ लेने वाली है। शुरुआत में अल्फा स्टेशन बस इंसानों का एक छोटा सा स्पेस स्टेशन था, लेकिन सैकड़ों साल गुजरते गए और अलग अलग ग्रहों की प्रजातियां यहाँ आकर बसती चली गईं और धीरे धीरे ये जगह पूरे ब्रह्मांड का बड़ा ठिकाना बन गई। अब यहाँ करीब 3 करोड़ इंसान और 6 करोड़ से ज्यादा एलियंस रहते हैं। सबकी जरूरतें अलग
हैं, इसलिए स्टेशन को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है और हर दिशा में अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। सच में ये ऐसा शहर है जहां हर तरह की सभ्यता साथ रहती है। म्यूल स्टार के बचे हुए लोग भी यहीं एक अंधेरे कोने में चुपचाप बस जाते हैं और सालों तक बिना ध्यान खींचे बाकी सबको देखते रहते हैं और नई टेक्नोलॉजी सीखते रहते हैं। समय के साथ वो अपना खुद का स्पेसशिप तैयार कर लेते हैं, लेकिन अपने ग्रह को फिर से बसाने के लिए उन्हें 2 चीजें चाहिए। पहली वही टोंगजिंग बीस्ट जो किसी भी चीज की कॉपी बना सकता है, और दूसरी उनके पास बची आखिरी हेवन किंग पर्ल। अगर ये दोनों मिल जाएं तो उनका घर दोबारा बनाया जा सकता है। ढूंढते ढूंढते उन्हें खबर मिलती है कि आखिरी टोंगजिंग बीस्ट फ्री जोन ग्रैंड मार्केट में है, जिसे बिग मार्केट भी कहते हैं। ये बाजार एक अलग डायमेंशन में मौजूद है जहां 10 लाख से ज्यादा दुकानें चलती हैं और हर तरह की ब्लैक मार्केट डील होती है। इसे पूरे यूनिवर्स का होलसेल मार्केट कहा जाता है, लेकिन वहां की चीजें देखने और छूने के लिए खास चश्मा और डिवाइस पहनना पड़ता है, क्योंकि असली बाजार दूसरी डायमेंशनल लेयर में चलता है। म्यूल स्टार के 2 लोग उस ब्लैक मार्केट में चोरी की टेक्नोलॉजी बेचने वाले खतरनाक गैंग लीडर इगोन सिरस तक पहुंचते हैं। पक्की खबर है कि टोंगजिंग बीस्ट उसी के पास है। वो उससे सौदा करना चाहते हैं और बदले में अपनी सबसे कीमती आखिरी हेवन किंग पर्ल देने को तैयार हैं। इगोन सिरस ऊपर से थोड़ा ढीला दिमाग लगता है, लेकिन असल में बहुत चालाक और लालची है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अगर टोंगजिंग बीस्ट उसके हाथ में रहे तो वो इस ताकतवर पर्ल की जितनी चाहे उतनी कॉपी बना सकता है। और तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों न इन दोनों को ही खत्म कर दिया जाए और सब कुछ अकेले रख लिया जाए। पूरा माहौल अचानक टेंशन से भर जाता है और उसी पल गैंग लीडर इगोन सिरस के सिर के पीछे चुपचाप एक हाई टेक गन आकर टिक जाती है। गन पकड़े खड़ा है मेजर रेयान, वही इंसान जिसे कभी म्यूल स्टार की प्रिंसेस ने अपना सोल गार्जियन चुना था। रेयान के हाथ में एक खास डिवाइस है जिसे वर्चुअल ट्रांसफर बॉक्स कहा जाता है। ये डिवाइस बॉक्स के अंदर की स्पेस को मल्टी डायमेंशनल जंप करा सकता है, यानी इंसान अपने शरीर का सिर्फ एक हिस्सा जैसे हाथ दूसरी डायमेंशन में भेज सकता है और वहां की चीज पकड़ सकता है, जबकि उसका बाकी शरीर यहीं असली दुनिया में खड़ा रहता है। उसी समय दमदार अंदाज में एंट्री लेती है उसकी पार्टनर सार्जेंट लॉरेलिन। उसके हाथ में भी ट्रांसफर बॉक्स है और वो इगोन सिरस को साफ कहती है कि टोंगजिंग बीस्ट तुरंत बॉक्स के अंदर डालो। अब गैंग लीडर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो मजबूरी में मान जाता है। रेयान बाहर निकलने से पहले टेबल पर रखी आखिरी हेवन किंग पर्ल भी फुर्ती से उठा लेता है। दोनों आराम से निकल सकते थे, लेकिन अचानक एक पागल सा एलियन डॉग मेगालैप्टर बिना किसी चेतावनी के रेयान पर झपट पड़ता है। हालात एकदम बिगड़ जाते हैं। उनका ह्यूमन पायलट साथी भी गियर पहनकर मदद के लिए अंदर आता है, लेकिन एंट्री लेते ही वही एलियन डॉग उसे भी बुरी तरह पकड़ लेता है। इस धक्का मुक्की में रेयान का ट्रांसफर बॉक्स डॉग के काटने से डैमेज हो जाता है और उसका दायां हाथ मल्टी डायमेंशन वाली दुनिया में फंस जाता है। वो पूरी ताकत लगाता है मगर हाथ बाहर नहीं निकलता। तभी पीछे से गैंग लीडर के गुंडे आ पहुंचते हैं और रेयान पर मैग्नेटिक बॉल जैसा हथियार चला देते हैं, जिससे बॉक्स और ज्यादा खराब हो जाता है। रेयान समझ जाता है कि अगर अभी दिमाग नहीं लगाया तो खेल खत्म है। वो देखता है कि असली दुनिया में उसका शरीर एक गहरे मैनहोल के ठीक ऊपर खड़ा है। वो ट्रांसफर बॉक्स का वजन इस्तेमाल करता है और मल्टी डायमेंशन में मौजूद अपने शरीर को नीचे की तरफ खिसका देता है। नीचे उसे एक अजीब सा गंजा एलियन बच्चा दिखता है जो उबले अंडे जैसा लगता है। रेयान 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत एक एनर्जी एग बम उस बच्चे के टॉय बॉक्स में डाल देता है। तभी दुश्मन फिर से रेयान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हालात पलट जाते हैं क्योंकि वही अजीब सा एलियन बच्चा अचानक घूमकर अपनी टॉय गन से फायर कर देता है और उसी सेकंड रेयान मैग्नेटिक ट्रांसफर स्विच ऑन कर देता है, जिससे सारे एनर्जी एग्स हवा में खींचते हुए सीधे दुश्मनों की तरफ जाते हैं और जोरदार ब्लास्ट के साथ फट पड़ते हैं। मौका मिलते ही रेयान तेजी से लिफ्ट पकड़कर ऊपर ग्राउंड लेवल पर पहुंचता है। लॉरेलिन अपनी टेक स्किल से ट्रांसफर बॉक्स को ठीक करती है और काफी कोशिश के बाद रेयान अपना फंसा हुआ दायां हाथ मल्टी डायमेंशन से वापस खींचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्लैक मार्केट का बॉस इगोन सिरस इस बेइज्जती को सह नहीं पाता और गुस्से में अपना सालों से पाला हुआ विशाल और खतरनाक पेट उनके पीछे छोड़ देता है। रेयान और लॉरेलिन भागते हुए अपने बाकी टीम मेंबर्स से मिलते हैं और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं उनकी नॉर्मल कार सेकंडों में बदलकर फुल आर्मर्ड होवर व्हीकल बन जाती है। तभी वो दैत्य जैसा जानवर दीवार तोड़ता हुआ उनके पीछे आ जाता है। वो लगातार उन पर हमला करता है। उनकी गाड़ी की भारी फायर पावर भी उसे रोक नहीं पाती और वो बिना रुके पीछा करता रहता है। हालात हाथ से निकलते देख रेयान अपने बड़े स्पेसशिप को कॉल करता है। जहाज सही समय पर पहुंचता है और वो किसी तरह उस जानवर के जबड़ों से बचकर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वो जिद्दी जानवर हार मानने वाला
वाला नहीं होता और सीधे उनके पीछे कर्वेचर स्पीड से उड़ते जहाज की तरफ छलांग लगा देता है। उसे अंदाजा ही नहीं होता कि इतनी तेज रफ्तार का झटका कितना खतरनाक होता है। अगले ही पल वो और उसकी पूरी डॉग गैंग जहाज की शील्ड से टकराकर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद रयान और लॉरेलिन सुरक्षित अल्फा स्टेशन लौट आते हैं, जिसे सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अब लॉरेलिन को मौका मिलता है टोंगजिंग बीस्ट को ध्यान से देखने का। कहा जाता है कि उसके पेट में जो भी चीज डाली जाए उसकी सैकड़ों कॉपी बन जाती है, लेकिन लॉरेलिन को इतनी आसानी से यकीन नहीं होता। इसीलिए वो टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा एनर्जी स्टोन उसके मुंह में डाल देती है। अचानक टोंगजिंग बीस्ट का पूरा शरीर अजीब तरह से फूलने लगता है। उसकी चमड़ी तन जाती है और वो जोर से कांपता है, जैसे अंदर कुछ तेज रफ्तार से बन रहा हो। फिर वो एक झटका मारता है, ठीक वैसे जैसे कोई सी हॉर्स अपने बच्चे बाहर छोड़ता है, और अगले ही पल उसके पीछे से ढेर सारी कॉपियां गिरने लगती हैं। पहले कुछ स्टोन गिरते हैं, फिर अचानक गिनती हाथ से निकल जाती है। सैकड़ों एक जैसे एनर्जी स्टोन जमीन पर धड़ाधड़ गिरते हैं। आवाज गूंजने लगती है और नजारा ऐसा लगता है जैसे कोई हाई स्पीड फोटोकॉपी मशीन बिना रुके पेपर उगल रही हो। लॉरेलिन कुछ सेकंड तक बस देखती रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये सच में जो भी निगले उसकी अनगिनत कॉपी बना सकता है। वो और टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पूरे स्पेस स्टेशन में तेज इमरजेंसी अलर्ट गूंज उठता है। स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होता है कि रेड जोन में अजीब सी एनर्जी एक्टिविटी पकड़ी गई है और जो एलीट ह्यूमन सैनिक वहां भेजे गए थे उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। माहौल तुरंत भारी हो जाता है। बिना समय गंवाए इंटरस्टेलर मीटिंग बुलाई जाती है। सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स के अलग अलग ग्रहों के बड़े अधिकारी एक बड़े हॉल में जमा होते हैं और हालात पर चर्चा शुरू होती है। इस मीटिंग को इंसानी सेना के हेड कमांडर अरुण फिलिट संभाल रहे होते हैं। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है और मीटिंग रूम की मोटी दीवार एक झटके में टूट जाती है। धूल और मलबे के बीच भारी आर्मर पहने 6 स्टार लोग अंदर घुस आते हैं, जो असल में म्यूल स्टार के बचे हुए लोग हैं। उनके हाथ में एक खास लाइट वेपन है जो गोली की जगह तरल रोशनी जैसी परत छोड़ता है। ये लिक्विड जिस पर भी गिरता है उसे चारों तरफ से लपेट लेता है और तुरंत स्लीप मोड में डाल देता है, जैसे किसी को कुछ देर के लिए जिंदा सील कर दिया गया हो। लोग संभल भी नहीं पाते और एक एक करके गिरते जाते हैं। रयान जो पास ही छिपा हुआ था, खतरा समझते ही अपने मुंह में एक अजीब सी कैप्सूल दबा लेता है। वो पलटकर लड़ता है, कुछ हमले रोकता है, लेकिन सामने वालों की तैयारी ज्यादा मजबूत होती है। आखिरकार वो भी उसी लिक्विड लाइट शॉट की चपेट में आ जाता है और वहीं जकड़कर सील कर दिया जाता है। इस पूरे हमले में साफ दिखता है कि म्यूल स्टार के लोग किसी को मारने नहीं आए थे। उनका सीधा निशाना सिर्फ एक आदमी था और वो था ह्यूमन कमांडर अरुण फिलिट, क्योंकि टोंगजिंग बीस्ट को ब्लैक मार्केट से लाने का ऑन ऑर्डर उसी कमांडर अरुण फिलिट ने दिया था और उसी ने रयान और लॉरेलिन की टीम को वहां भेजा था। इसलिए म्यूल लोग सीधे उसी तक पहुंचते हैं। वो एंटी ग्रेविटी क्लैंप से उसके सिर को जकड़ते हैं और उसे हवा में उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि टोंगजिंग बीस्ट अभी भी लॉरेलिन के पास सुरक्षित है। उनके निकलते ही रयान के मुंह में छुपाई गई कैप्सूल असर दिखाना शुरू करती है। उसके अंदर से एक छोटा सा मैकेनिकल कीड़ा बाहर आता है जिसकी पीठ पर मिनी मशीन गन लगी होती है। वो बिना समय गंवाए उस लिक्विड सील पर फायर करता है और धीरे धीरे उसे काट देता है। जैसे ही रयान बाहर की हवा के संपर्क में आता है, सील टूट जाती है और वो आजाद हो जाता है। इससे साफ समझ आता है कि हमलावर किसी को मारने नहीं आए थे, उनका मकसद सिर्फ कमांडर को पकड़ना था। रयान तुरंत लॉरेलिन को भी उसी तरह बाहर निकालता है और दोनों फैसला करते हैं कि अब सबसे पहले कमांडर अरुण फिलिट को वापस लाना है। लोकेशन ट्रेस होते ही लॉरेलिन तुरंत रयान को कोऑर्डिनेट्स भेजती है और कहती है कि सीधा रास्ता सबसे छोटा होता है, इसलिए हैवी प्रोटेक्टिव आर्मर पहनकर दीवारें तोड़ते हुए सीधे टारगेट की तरफ बढ़ो। रयान पूरा आर्मर पहनता है और बिना रुके एक के बाद एक अलग अलग जोन की दीवारें तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। रास्ते में कई सिक्योरिटी लेयर टूटी हैं, लेकिन जब तक वो सही जगह पहुंचता है, म्यूल स्टार के लोग अपने स्पेसशिप में कमांडर को लेकर निकल चुके होते हैं। लॉरेलिन भी रुकने वाली नहीं है। वो तुरंत एक फाइटर शिप लेकर उनके पीछे लग जाती है और मिसाइल फायर कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सामने वाला जहाज साधारण नहीं है। वो एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है जो कई छोटे हिस्सों में बंट सकता है। मिसाइल आते ही वो अलग अलग टुकड़ों में टूटकर बच निकलते हैं। पीछा करते करते लॉरेलिन सिटी के अनकंट्रोल्ड जोन में पहुंच जाती है, जहां घुसते ही उसका रयान से कम्युनिकेशन सिग्नल कट जाता है। हालात और मुश्किल हो जाते हैं। मदद के लिए वो डागिस ग्रह की चालाक इंफॉर्मेशन ब्रोकर केंडाया तक पहुंचती है, जो मोटी रकम लेकर सीक्रेट जानकारी देती है। केंडाया उसे एक रहस्यमय जगह पर ले जाती है, जहां उन्हें एक बहुत बूढ़े और संत जैसे एलियन की मदद लेनी है, ताकि रयान और कमांडर का असली
असली ठिकाना पता चल सके। आखिरकार उन्हें एक खास तरह की स्किन जैसी दिखने वाली मेमोरी जेलीफिश मिलती है, जिसके पास अजीब सी मानसिक ताकत होती है। ये जेलीफिश पानी के गहरे तालाब में रहने वाले विशाल रोम ड्रैगन की पीठ से चिपकी रहती है। दोनों बहुत संभल कर उस ड्रैगन की तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जीव हलचल महसूस कर लेता है और जाग जाता है। एक पल के लिए लगता है कि अब दोनों उसकी पकड़ से नहीं बचेंगी। उसका मुंह खुलता है और पानी जोर से हिलता है, लेकिन किसी तरह फुर्ती दिखाकर वो उसकी पहुंच से निकलती है और जेलीफिश को उसकी पीठ से अलग कर लेती है। असली मुश्किल अब शुरू होती है, क्योंकि इस जेलीफिश की ताकत इस्तेमाल करना आसान नहीं। उसे सिर पर पहनना पड़ता है और वो नसों के रास्ते सीधे दिमाग से जुड़ जाती है। उसके बाद वो इंसान के दिमाग में चल रही तस्वीरें देख सकती है। सीधी बात ये है कि अगर लॉरेलिन रयान के बारे में सोचती है तो जेलीफिश के जरिए वो रयान की आंखों से दुनिया देख सकती है, लेकिन साफ चेतावनी मिलती है कि अगर ये लिंक 1 मिनट से ज्यादा चला तो इंसान हमेशा के लिए बेहोश होकर कोमा में जा सकता है। रिस्क बहुत बड़ा है, फिर भी लॉरेलिन मजबूरी में ये कदम उठाती है। कनेक्शन बनते ही उसे रयान की नजर से एक अहम जगह दिखती है। वो तुरंत हथियार उठाकर उस लोकेशन पर पहुंचती है और सच में वहां उसे बेहोश पड़ा रयान मिल जाता है। वो उसे होश में लाती ही है कि तभी एक रंग बिरंगी बेहद खूबसूरत तितली, जिसे ग्लैमोपोड कहा जाता है, उनके सामने उड़ती हुई आती है। कुछ सेकंड के लिए लॉरेलिन उसका नजारा देखकर जैसे रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल वही तितली मजबूत जाल में बदलकर उसे ऊपर खींच लेती है। रयान तुरंत समझ जाता है कि ये तितली असल में क्लिफ पर बैठे ब्रोम्बासोलोन नाम के बड़े आंखों वाले नरभक्षी शिकारी जीवों का फेंका हुआ चारा है। ये ऐसे ही शिकार फंसाते हैं, जो भी उस तितली को पकड़ता है वही उनका अगला निशाना बन जाता है। अपनी पार्टनर को बचाने के लिए रयान बिना देर किए खुद भी जाल की तरफ छलांग लगाता है। वो एक तितली पकड़ता है और खुद भी ऊपर खिंच जाता है। रास्ते में एक ब्रोम्बासोलोन गार्ड को पकड़कर नीचे गहरी खाई में गिरा देता है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह ऊपर पहुंचता है, लॉरेलिन को उनके महल के अंदर ले जाया जा चुका होता है। इन नरभक्षी ब्रोम्बासोलोन से सीधा भिड़ना मतलब इंटरस्टेलर डिप्लोमेटिक बवाल खड़ा करना और हजारों गार्ड्स के बीच खुली मौत को बुलावा देना। इसलिए रयान समझ जाता है कि सीधी लड़ाई बेवकूफी होगी। अंदर घुसने का एक ही रास्ता है, भेष बदलकर उन्हीं जैसा बन जाना। पास ही टेम्पल टाउन, जिसे पैराडाइज एली भी कहते हैं, सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स का रेड लाइट एरिया है। यहाँ हर तरह की अजीब प्रजातियां मिलती हैं और कुछ तो शेप शिफ्टिंग में माहिर हैं। रयान ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता और अपनी जरूरत का साथी ढूंढ लेता है। आगे जो होने वाला है वही कहानी को और खतरनाक मोड़ देता है। उसकी मुलाकात एन्चांटर प्रजाति की एलियन बबल्स से होती है, जो अपनी मर्जी से किसी भी इंसान या जीव का रूप ले सकती है। उसका असली शरीर हल्की नीली चमक वाला पतला जेली जैसा है। जब उसे पता चलता है कि रयान उसे इस गंदी और कैद जैसी जिंदगी से बाहर ले जा सकता है, तो वो तुरंत उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। रयान उसे साथ लेकर ब्रोम्बासोलोन के इलाके में पहुंचता है। बबल्स अपने एन्चांटर रूप में रयान को अपने शरीर के अंदर छुपा लेती है और खुद को एक ब्रोम्बासोलोन गार्ड जैसा बना लेती है। इस चालाक भेष में दोनों बिना शक पैदा किए सीधे नरभक्षियों के महल के अंदर घुस जाते हैं। उसी वक्त उनके खूंखार राजा का डिनर टाइम चल रहा होता है। रयान, जो बाहर से गार्ड दिख रहा है, उसे भी खाना सर्व करने वालों की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। लंबी कतार लगी है, हर कोई अलग अलग डिश लेकर राजा के सामने जा रहा है, लेकिन राजा बहुत नक चढ़ा है। वो ज्यादातर खाना सूंघते ही गुस्से में परे फेंक देता है। तभी अचानक ग्रैंड एंट्री होती है। लॉरेलिन की उसे किसी खास शाही डिश की तरह सजाकर पेश किया गया है। वो शांत खड़ी है, लेकिन पूरी तरह फंसी हुई है। एक पल के लिए लगता है कि राजा उसकी खूबसूरती को देखकर रुक गया है, लेकिन अगले ही सेकंड वो उसके सिर के पास झुकता है और माहौल एकदम ठंडा पड़ जाता है। और तभी वो राजा अपने पास रखा एक बड़ा सा नींबू उठाता है और उसे लॉरेलिन के सिर के ऊपर ऐसे फिट करता है जैसे कोई काटने से पहले निशान लगा रहा हो। फिर वो एक भारी धातु का क्रशर जैसा तेज औजार निकालता है। उसे देखते ही लॉरेलिन समझ जाती है कि वो उसके सिर को तोड़कर दिमाग कच्चा खाने वाला है। वो घबराकर छूटने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे जकड़े रहते हैं। जैसे ही राजा वॉर करने के लिए हाथ उठाता है, उसी लाइन में छुपा रयान एक फ्लाइंग नाइफ फेंकता है। चाकू सीधा निशाने पर लगता है और उसी पल रयान बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है, 2 बड़े आंखों वाले गार्ड्स को गिराता है, फिर छलांग लगाकर राजा के हाथ से वो क्रशर छीन लेता है। बबल्स तुरंत अपना रूप बदलती है और रयान को कवर फायर देती है। महल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। तीनों मिलकर रास्ता बनाते हैं और ड्रेनेज पाइप के रास्ते भाग निकलते हैं, लेकिन भागते वक्त पीछे से होने वाली गोलीबारी में बबल्स को कई गोलियां लग जाती हैं। जब तक वो सीवर में गिरते हैं, उसका नीला जेली जैसा शरीर गोलियों से छलनी हो चुका होता है। वो दर्द से कांपते हुए रयान की बाहों में डीली पड़ती है और धीरे धीरे राख
राख बनकर बिखर जाती है। बबल्स वहीं दम तोड़ देती है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। रयान की आंखों में दर्द साफ दिखता है, लेकिन मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ है। कमांडर अरुण फिलिट अभी भी दुश्मनों के कब्जे में है, इसीलिए वो और लॉरेलिन खुद को संभालते हैं और दोबारा अल्फा स्टेशन के रेड जोन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें रंग बदलती हुई एक अजीब सी रोशनी की दीवार दिखती है, जो किसी एनर्जी शील्ड जैसी लगती है। उसी दीवार से म्यूल स्टार का एक जीव बाहर आता है। रयान को अपने अंदर मौजूद प्रिंसेस की ऊर्जा की वजह से महसूस होता है कि ये उनका दुश्मन नहीं है। वो दोनों बिना हमला किए उसके पीछे चलते हैं और एक छुपी हुई दुनिया में पहुंचते हैं, जहां म्यूल स्टार के बचे हुए लोग शरण लिए बैठे हैं और वहीं एक तरफ कुर्सी से बंधा हुआ ह्यूमन कमांडर अरुण फिलिट भी मौजूद है। अब जाकर असली सच सबके सामने खुलता है। म्यूल स्टार के सम्राट हबन लिमाई शांत आवाज में बताते हैं कि जब म्यूल स्टार तबाह हो रहा था, तब आखिरी पल में प्रिंसेस लिहोमिना ने अपनी सोल एनर्जी ब्रह्मांड में छोड़ दी थी। उनकी प्रजाति में ये जन्म से मिली ताकत होती है कि मौत से पहले वो अपनी पूरी जीवन ऊर्जा बाहर भेज देते हैं और सितारों के बीच किसी एक ऐसे इंसान को चुनते हैं जो उनका सोल गार्जियन बन सके। मेजर रयान वही चुना हुआ इंसान है, इसलिए कई बार उसे बिना वजह अजीब खिंचाव और एहसास महसूस होता रहा। लॉरेलिन की आंखें भर आती हैं और वो पूछती है कि आखिर उस दिन सच में हुआ क्या था। तब सम्राट वो कड़वी सच्चाई बताते हैं जिसे इंसानी सरकार ने सालों से छुपा कर रखा था। सालों पहले इंसानों और एक दूसरी ताकतवर प्रजाति के बीच म्यूल स्टार के ऊपर अंतरिक्ष में भयानक इंटरस्टेलर वॉर छिड़ी थी। उसी दौरान ह्यूमन कमांडर अरुण फिलिट को साफ रिपोर्ट मिल चुकी थी कि म्यूल स्टार पर रहने वाले लोग जंग में शामिल नहीं हैं। वो शांत और समझदार सभ्यता है। फिर भी अपनी हार टालने और जीत पाने के अंधे लालच में उसने इंटरस्टेलर कानून तोड़ते हुए एंटी मैटर एक्सटर्मिनेशन मिसाइल दागने का सीधा आदेश दे दिया। वो हथियार इतना खतरनाक था कि पूरा ग्रह एक झटके में मिट सकता था और वही हुआ। म्यूल स्टार पल भर में राख बन गया। उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई और लाखों मासूम लोग बिना किसी गलती के मार दिए गए। लेकिन कमांडर का अपराध यही नहीं रुका। उसने बाद में उन सभी इंसानी सैनिकों और अफसरों को भी मरवा दिया जिन्हें इस असली घटना की जानकारी थी, क्योंकि अगर ये सच बाहर आ जाता तो उसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता। किसी विकसित और शांत ग्रह को जानबूझकर खत्म करना सबसे बड़ा जुर्म है। म्यूल स्टार के जो मुट्ठी भर लोग किसी तरह बच पाए, वो अंतरिक्ष में भटकते रहे और आखिरकार सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स तक पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली और अंधेरे हिस्सों में रहने लगे। उन्हें डर था कि अगर अरुण फिलिट को पता चला कि वो जिंदा हैं, तो वो अपने राज को बचाने के लिए उन्हें भी खत्म कर देगा। सालों तक उन्होंने चुपचाप इंसानों की टेक्नोलॉजी सीखी, अपने आप को मजबूत बनाया, लेकिन उनके दिल में बदले की आग नहीं थी। वो सिर्फ अपना घर वापस चाहते थे और अपनी खोई हुई दुनिया को फिर से बसाना चाहते थे। वो लोग किसी से बदला नहीं चाहते थे, वो बस अपना घर फिर से बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्हें दो चीजें चाहिए थी। टोंगजिंग बीस्ट और हेवन किंग पर्ल प्रिंसेस लिहोमिना के छोटे भाई ने मरने से पहले एक पर्ल बचाकर छुपा दी थी और पूरे ब्रह्मांड में टोंगजिंग बीस्ट अब सिर्फ एक ही बचा था। वही पर्ल वो ब्लैक मार्केट में ईगोन सिरस के पास सौदे के लिए लाए थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि बीच में रयान और लॉरेलिन सब कुछ लेकर निकल गए। अब सिर्फ उनकी बात पर भरोसा करना आसान नहीं था, इसलिए म्यूल सम्राट कमांडर अरुण फिलिट को होश में लाकर रयान के सामने खड़ा करता है ताकि सच उसी के मुंह से निकले। माहौल भारी है और कमांडर के पास अपने बचाव में कोई साफ जवाब नहीं बचता। फिर भी वो आखिरी चाल चलता है। वो इंसानी गौरव और जाति की बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है कि उसने जो किया वो इंसानों की जीत और सुरक्षा के लिए किया था। वो रयान और लॉरेलिन को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन अब दोनों पूरा सच समझ चुके हैं। उन्हें साफ दिख रहा है कि म्यूल स्टार के लोग बदला नहीं चाहते, वो बस शांति से जीना चाहते हैं। रयान का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कमांडर अरुण को एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर अपनी जेब से हेवन किंग पर्ल निकालकर म्यूल सम्राट को वापस सौंप देता है। लॉरेलिन भी बिना हिचक टोंगजिंग बीस्ट उन्हें लौटा देती है। तभी बाहर से जोरदार अलर्ट गूंजता है। कमांडर अरुण की भेजी हुई भारी रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है और उनके साथ हैं केट्रॉन नाम के खतरनाक और बिना सोच समझ वाले रोबोट्स जो सिर्फ कमांडर के आदेश मानते हैं। म्यूल स्टार के लोग अभी इस आने वाले हमले से अनजान हैं। वो तुरंत पर्ल को सक्रिय करते हैं। टोंगजिंग बीस्ट की आंखें अजीब रोशनी से चमक उठती हैं। उसे एक गोल प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। उसका शरीर फैलता और सिकुड़ता है और हर हरकत के साथ नई नई हेवन किंग पर्ल बनती जाती है। उसी वक्त रंगीन ऊर्जा की तेज धारा उस सर्कल से उठकर म्यूल वासियों के स्पेसशिप के कोर में भरने लगती है। वो स्पेसशिप जो हजारों सभ्यताओं की टेक्नोलॉजी जोड़कर तैयार किया गया है, अब पूरी ताकत से जागने लगता है। जैसे ही ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, उस विशाल शिप के अंदर सब कुछ बदलने लगता है। दीवारें चमकती हैं, हवा में रोशनी लहराती है
है और कुछ ही पलों में शिप के भीतर पूरा म्यूल स्टार दोबारा बन जाता है। वही नीला आसमान, वही सफेद रेत, वही साफ पानी, जैसे उनका खोया हुआ घर फिर से जिंदा हो गया हो। म्यूल वासियों की आंखों में आंसू भर आते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जो सब कुछ राख बन गया था वो अब फिर से उनके सामने खड़ा है। उसी समय म्यूल स्टार का राजा रयान के पास आता है और सम्मान के साथ उसके भीतर मौजूद प्रिंसेस लिहोमिना की सोल एनर्जी वापस निकाल लेता है ताकि उसकी आत्मा अपने नए घर में शांति से रह सके। माहौल भावुक है लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। तभी खबर मिलती है कि बाहर इंसानी सैनिकों और केट्रॉन रोबोट्स ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हर तरफ टाइम बम लगा दिए गए हैं। म्यूल स्टार का जहाज अभी पूरी तरह उड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसे कुछ मिनट और चाहिए। रयान समझ जाता है कि अगर सच ऊंचे अधिकारियों तक नहीं पहुंचा तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन उसका और लॉरेलिन का रैंक इतना नहीं कि वो सीधे अलायंस से बात कर सके। इसीलिए एक ही रास्ता बचता है, कमांडर अरुण को होश में लाकर उसी से सबके सामने सच बुलवाया जाए। मगर जैसे ही अरुण होश में आता है वो अपनी असली क्रूरता दिखा देता है। बाहर खड़े के ट्रॉन रोबोट्स को सीधा क्लीन अप ऑर्डर दे देता है, मतलब जो भी इस इलाके में है, इंसान हो या एलियन, सबको खत्म कर दो ताकि उसका राज हमेशा के लिए दबा रहे। आदेश मिलते ही दर्जनों के ट्रॉन रोबोट्स अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां हर तरफ बरसने लगती हैं। लॉरेलिन बिना डरे अपनी गन निकालकर जवाबी फायर करती है। रयान भी भारी हथियार उठाकर गोलियों की बारिश के बीच कूद पड़ता है। दोनों जानते हैं कि उन्हें हर हाल में कुछ मिनट खरीदने हैं ताकि म्यूल स्टार के मासूम लोग अपने जहाज के साथ सुरक्षित उड़ान भर सकें और उनका नया घर फिर से कभी न उजड़े। रयान एक के ट्रॉन रोबोट को गिराता है और उसके टूटे हुए भारी ढांचे को अपने सामने ढाल की तरह पकड़ लेता है ताकि बाकी रोबोट्स की सारी फायर उसी पर पड़े। गोलियां लगातार बरस रही हैं, लेकिन वो दांत भींचकर खड़ा रहता है और हर सेकंड गिनता रहता है क्योंकि उसे बस इतना वक्त चाहिए कि म्यूल स्टार का जहाज उड़ान भर सके। जैसे ही जहाज तैयार होने का सिग्नल मिलता है, रयान और लॉरेलिन सही टाइम देखकर दौड़ते हैं और छलांग लगाकर एक एस्केप पॉड के अंदर घुस जाते हैं। उसी पल म्यूल वासियों का विशाल जहाज पीछा कर रही वॉरशिप्स को चकमा देता हुआ ऊपर उठता है और डीप स्पेस की तरफ निकल जाता है। कुछ ही सेकंड में उनकी एडवांस कर्वेचर ड्राइव स्पेस को मोड़ती हुई उन्हें सबकी नजरों से दूर ले जाती है और वो हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। जाते जाते भी म्यूल लोगों ने कमांडर अरुण को मारकर बदला नहीं लिया, उसे जिंदा वहीं छोड़ दिया ताकि इंसानी फोर्सेस खुद उसे हिरासत में ले सकें। बाद में रयान के छोड़े गए सबूतों की वजह से सच पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। इंटरस्टेलर कानून तोड़ने और एक शांत ग्रह को मिटाने के अपराध में कमांडर अरुण फिलिट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। म्यूल स्टार की वो शांत और समझदार प्रजाति जिसने अपना सब कुछ खो दिया था फिर भी नफरत में नहीं डूबी। वो इसलिए कमजोर नहीं थी कि उनके पास ताकत कम थी, बल्कि इसलिए अलग थी क्योंकि उनके अंदर लालच और क्रूरता नहीं थी। अपना घर उजड़ने के बाद भी उन्होंने बदले की आग को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने जरूरी ज्ञान सीखा, अपनी दुनिया दोबारा बनाई और ब्रह्मांड की गंदी राजनीति से दूर रहने का रास्ता चुना। शायद इसी वजह से मेजर रयान और सार्जेंट लॉरेलिन ने भी बिना डरे अपनी ही सेना के खिलाफ जाकर उनका साथ दिया। उन्होंने नफरत नहीं बल्कि न्याय को चुना। तो बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इससे सच में मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ ऐसी ही दमदार मूवी स्टोरीज मिलती रहेंगी।